होगा जिसमें बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ रही है। बिल्कुल पहली बार जा रही है, तो उसका भी आप फर्क देख रहे हैं। और दूसरा ये भी समझने लो, चंद्रशेखर रावण भी अपना प्रत्याशी यहाँ उतार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ उनका वो आके कैंपेन करके गए हैं। तो और ये जो सीट है यहाँ पे, जितने यहाँ पे दलित बिरादरी के वोट है, लगभग उतने के समकक्ष ब्राह्मण बिरादरी के वोट है। अयोध्या में उनकी पराजय हुई है लोकसभा के चुनाव में, इस कलंक को वो धुलना चाहेंगे। होगा अगर टिकट वितरण में समझदारी दिखाई भारतीय जनता पार्टी ने और कोई ऐसा कैंडिडेट दिया, और हमको लगता है कि बीजेपी ये बाजी जाने नहीं देगी। लेकिन अब प्रेशर सपा समाजवादी पे भी है, क्योंकि उनका सांसद है, वहीं के विधायक हैं, और पिछली बार संसदीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रेशर सिर्फ बीजेपी पे था गंवाने का, कहीं हार न जाए। इस बार प्रेशर उन पे भी होगा। तो मैं तो कह सकता हूं कि कांटे की लड़ाई होगी और कोई भी जीत सकता है। बीजेपी वो अयोध्या का मुद्दा थोड़ा सा अलग है और मिल्कीपुर क्षेत्र का मुद्दा अलग है। वो वहाँ के अपने समीकरण हैं। पूर्ण भी है, चुनौतीपूर्ण सीट भी है उनके लिए, क्योंकि यही चुनाव बता देगा कि अब आगे क्या भविष्य होगा यहाँ पे भाजपा का। ये कहना अवधेश प्रसाद गलती से नहीं चुनाव जीती। ये चुनाव जातीय समीकरण का है, ये राम मंदिर का नहीं है। अगर यहाँ पे समाजवादी पार्टी हार जाती है तो बिल्कुल वही कंडीशन होगी समाजवादी पार्टी के लिए, सिर्फ भाजपा अयोध्या हार गई। उत्तर प्रदेश के आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर के दोनों पार्टियां बहुत ही तेजी से काम करती नजर आ रही है और खासतौर पर बीजेपी के लिए तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट उसकी साख का कहे ये सवाल ही बन चुकी है। कारण बहुत वाजिब है, अयोध्या में जो विकास कार्य हुए मंदिर निर्माण के बाद जो पूरे क्षेत्र को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में जाना गया, लेकिन बावजूद इसके फैजाबाद लोकसभा को बीजेपी हार गई। हारने का कारण एक शख्स था, वो विधायक अवधेश प्रसाद, जो कि मिल्कीपुर से आते थे लेकिन सपा के टिकट पे वो सांसद बने। अब स्थिति यह है कि मिल्कीपुर में होना है उपचुनाव और उपचुनाव को लेकर के पूरी एड़ी चोटी का जोर पार्टी लगा रही है। और इसकी सबसे बड़ी तस्दीक इस बात से है कि खुद मुख्यमंत्री मिल्कीपुर सीट के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। वो मिल्कीपुर के तमाम लोगों से मिल रहे हैं, अयोध्या पहुंचे हैं, अयोध्या में समीक्षा बैठक कर रहे हैं, पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और मिल्कीपुर की सीट बीजेपी के लिए बड़ी साख बनती नजर आ रही है। इन्हीं सबको समझने के लिए आज हमारे साथ में अयोध्या के यहाँ के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार और तमाम इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मौजूद और उनसे जानेंगे कि आखिर मिल्कीपुर के समीकरण क्या है, इतनी जरूरत इस समय बीजेपी को इस सीट की क्यों लग रही है, और सियासी तौर पर भी हम समझें तो मिल्कीपुर की सियासत आखिर है कैसी। चलिए शुरुआत करते हैं, हम एक एक करके बातचीत का अपना सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ में अवस्थी जी हैं। सर ये बताइए कि इस तरीके से ये सीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होगी बीजेपी के लिए? आज की तारीख में मिल्कीपुर के समीकरण क्या बन रहे हैं? देखिए, मिल्कीपुर की सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किसी भी कीमत पर जीत के, जो अयोध्या में उनकी पराजय हुई है लोकसभा के चुनाव में, इस कलंक को वो धुलना चाहेंगे। ये बताना चाहेंगे, ये मैसेज देना चाहेंगे कि अयोध्या की जनता में कोई ऐसी नाराजगी उनके प्रति नहीं थी। चुनाव अगर यहाँ की सीट उनकी, ये मिल्कीपुर की सीट वो जीत जाते हैं तो ये काफ़ी हद तक ये जो दाग लगा हुआ है ये डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए वो इस सीट को किसी भी तरीके से जीतना चाहते हैं। समीकरण क्या बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं? क्योंकि वहाँ की जो समीकरण है वो अयोध्या सदर से काफी अलग है। हाँ, समीकरण की दृष्टि से बीजेपी को कमजोर नहीं ठहराया जा सकता है। वहाँ पे बीजेपी के विधायक रहे हैं। इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी से पूरनगढ़ बाबा ने इन्हीं अवधेश प्रसाद को हराया था। तो इसलिए कोई असंभव जैसी बात नहीं है। और अगर पार्टी ने टिकट वितरण बहुत महत्वपूर्ण इसकी एक कड़ी होगा। अगर टिकट वितरण में समझदारी दिखाई भारतीय जनता पार्टी ने और कोई ऐसा कैंडिडेट दिया जिसके साथ कोई विवाद न जुड़े रहे हों या कोई क्षेत्र में उसकी कोई नकारात्मक छवि ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी और भी चीजों को समझेंगे। आप बताइए क्या मिल्कीपुर में आज की तारीख में विषय नजर आते हैं? हम लोगों ने भी बातचीत की, कोई कह रहा था 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में जो जमीन जा रही है उसको लेकर के विषय है, कुछ लोगों के वहां पर छुट्टा जानवर की समस्याएं हैं। मिल्कीपुर क्या अयोध्या के विकास से छूटा हुआ नजर आता है या वहां की स्थितियां क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझको लगता है कि अयोध्या नगर और शहर से हट के जरा वहाँ के मुद्दे होंगे। छुट्टा जानवर का मुद्दा भी उसमें एक है, जिसको लेके अवधेश प्रसाद ने, जो अभी सांसद हैं, उन्होंने अपने लोकसभा कैंपेन का हिस्सा उसको बनाया था। लेकिन जैसे भाई साहब ने कहा कि अगर बीजेपी वहाँ जीतती है तो ताजुब नहीं किया जाता। बीजेपी फ्रंट फुट खेल के और जीत हासिल करके एक मैसेज देना चाहेगी कि हम अयोध्या में आज भी उसी स्थिति में हैं जैसे पहले थे, लेकिन इसके पीछे कमियों को जरा दूर करना होगा। जैसे आज ही देख लीजिए, नगर में आप टहले होंगे तो आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो मतलब मुख्यमंत्री को यहाँ की जमीनी हकीकत कितना पता है,
अधिकारियों पे उनकी लगाम कितनी है, उनसे कितना एग्जीक्यूट कराते हैं, तो ये महत्वपूर्ण होगा। और हमको लगता है कि बीजेपी ये बाजी जाने नहीं देगी, लेकिन अब प्रेशर सपा समाजवादी पे भी है, क्योंकि उनका सांसद है, वहीं के विधायक हैं, और पिछली बार संसदीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रेशर सिर्फ बीजेपी पे था गंवाने का, कहीं हार न जाए। इस बार प्रेशर उन पे भी होगा। तो मैं तो कह सकता हूं कि कांटे की लड़ाई होगी और कोई भी जीत सकता है। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, अभी पता लगा कि एक एक गांव पे एक एक लोगों को वहां लगाया जा रहा है। सुपर 30 की टीम बनाई है मुख्यमंत्री ने, और बाकायदा एक सीट पर 3-3 मंत्री, और अब तो खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी लग गए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो हो जाती है, आपसे मैं पूछता हूं कि इस पूरे चुनाव में मिल्कीपुर पे फोकस क्या इसीलिए आया कि अवधेश प्रसाद जीत के चले गए और बीजेपी को हरा दिया, या मिल्कीपुर की सीट को अगर हम पिछले से भी समझें तो क्या इसका प्रभुत्व रहा है अयोध्या, पूरी लोकसभा, फैजाबाद लोकसभा में, और उस सीट को लेकर के क्या इसके मायने रहे? आपका नाम भी बताएं। रघुवर शरण मेरा नाम है। और जो मिल्कीपुर सीट पर फोकस है, उसका सीधा कारण फैजाबाद लोकसभा चुनाव में जो भाजपा की पराजय थी, वो बहुत प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचाने वाली पराजय थी वो, और भाजपा उसकी भरपाई करना चाहती है। हमको ये याद रखना चाहिए कि इसी साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और भाजपा ने उसको बहुत बड़ा इशू बना के रखा था। और उसी अयोध्या से युक्त फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की एक सीट मिल्कीपुर है। तो अब जब लोकसभा चुनाव में वो हार गए हैं और मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, तो उस सीट को हासिल करके अपनी खोई प्रतिष्ठा को कुछ हद तक वापस पाने का प्रयास करना चाह रहे हैं। तो प्रयास में आपको बीजेपी किस हद तक सफल नजर आ रही है, और क्या सपा कोई कमी छोड़ेगी, या आपको लगता है कि अलायंस, इंडिया अलायंस का ही कैंडिडेट होगा, उनकी अप्रोच क्या होगी सीट पर अब उसको बनाए रखने में? अभी जैसे अपने साथी ने कहा कि ये बिल्कुल 50-50 जैसा होगा, कांटे का मुकाबला होगा। और जो आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो वो अयोध्या का मुद्दा थोड़ा सा अलग है और मिल्कीपुर क्षेत्र का मुद्दा अलग है। वो वहाँ के अपने समीकरण हैं, और वो स्थानीय राजनीति हावी है उस पर। और भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या का जो मुद्दा है, उसके अलावा जो स्थानीय समीकरण है, उसको भी साधने होंगे, और वो साधती दिखाई पड़ रही है। वो साधने होंगे, लेकिन आप बताइए, क्या मंदिर का मुद्दा लोकसभा में तो प्रभावी नहीं हुआ, ये हम देख भी रहे हैं अयोध्या में, आपको लग रहा है कि क्या वहां भी उसका इम्पैक्ट होगा, या अब वो चीजें पीछे छूट चुकी हैं? नहीं, जैसे देखिए, रवि प्रकाश श्रीवास्तव नाम है। जैसा अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया है आपको कि मतलब मंदिर मुद्दा मिल्कीपुर में हावी नहीं होगा, वहाँ के मुद्दे एकदम अलग होंगे। वहाँ पे जनता के अपने मुद्दे हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के अपने मुद्दे, ये अयोध्या से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए यहाँ ज़्यादा हावी था। मिल्कीपुर में वहाँ जैसे छुट्टा जानवर की समस्या है, और बाकी वहाँ के विकास के लिए है, तो वो ज़्यादा वहाँ पे हावी होंगे। आपको लगता है कि अपर हैंड है क्या गवर्नमेंट का, मतलब राज्य सरकार का? अब तो मुख्यमंत्री खुद उतर गए हैं, तो काफी स्वाभाविक भी लग रहा है कि ये सीट, आपको लगता है कि अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है? महत्वपूर्ण भी है, चुनौतीपूर्ण सीट भी है उनके लिए, क्योंकि यही चुनाव बता देगा कि अब आगे क्या भविष्य होगा यहाँ पे भाजपा का। मुख्यमंत्री का सिर्फ रहना काफी नहीं होगा, जोर लगाना पड़ेगा। जोर तो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और भी कुछ विषय बनते हैं। सर, आप बताइए कि आप मिल्कीपुर के लिहाज से अगर हम इसको समझें तो इसका क्या नैरेटिव जाएगा? क्या केवल अपनी साख बचाने की बात है, या फिर ये दिखाने की बात है कि नहीं, एक भ्रम जो विपक्ष ने फैलाया था उसको दूर किया जाएगा, या अवधेश प्रसाद गलती में जीत गए, ये बीजेपी स्टैब्लिश करना चाहेगी? आनंद मोहन पांडे, हमारा ये कहना है अवधेश प्रसाद गलती से नहीं चुनाव जीती। ये चुनाव जातीय समीकरण का है, ये राम मंदिर का नहीं है। वहाँ दलित यादव कॉम्बिनेशन है, बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। आप ये समझिए, समाजवादी के पार्टी के एक बड़े घराने के अंतर विरोध के बावजूद अवधेश प्रसाद विधानसभा जीते, अवधेश प्रसाद लोकसभा जीते। इसलिए सपा की ताकत को कम आंकना बेमानी होगा, इस चीज को समझना होगा। उसके बाद जो नया इशू अभी गोरखपुर का है, वो चूंकि वहाँ ब्राह्मणों की बहुत आबादी है, अगर वो सपा कैश कराने में कामयाब हो गई, जो बुलडोजर चला है, तो ये चुनाव बदल जाएगा। अभी तो सत्ता है, ताकत है, हर चीज है। ये लगेगा लड़ाई तो सीधी होगी, उसमें कोई तीसरा कोण नहीं होगा, लेकिन ये लड़ाई सीधी होगी। अब हार जीत किसके उसमें जाती है दिखना होगा। अच्छा, प्रत्याशी के तौर पे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? बीजेपी कैसा प्रत्याशी वहां उतार सकती है, या सपा किस पर दाव खेलेगी? अवधेश प्रसाद के बेटे की बात दावा हो रहा है, आप क्या मानते हैं? अवधेश प्रसाद के तो बेटा अजीत प्रसाद का लगभग तय है, और जो दूसरा मजबूत नाम आ रहा है वो रामचंद्र के प्रत्याशी का है। विनय रावत नाम बताया जा रहा है, क्योंकि रामचंद्र रुदौली जो विधायक है वो मिल्कीपुर
कि अमानीगंज विधानसभा के यादवों में उनकी पकड़, वहां भी भाजपा उस लिहाज से एक जातीय कार्ड गोलबंदी कर सपा को चुनौती देना चाहती है। यही दावेदार पूरा ब्लूप्रिंट है चुनाव का। बाकी राम मंदिर तो चलेगा भाई, जिसकी जैसी आस्था होगी, लेकिन ये चुनाव पूरा जातीय खांचे में ही होगा। एक चीज हम जानना चाहेंगे, आपसे जानते हैं कि जो मिल्कीपुर के लोग हैं, हमने भी बातचीत की तो वो अपने मुद्दे ज्यादा बताते हैं। उनको लगता है कि ठीक है अयोध्या में विकास हुआ, लेकिन उससे हमको क्या मिला। गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के अपने मुद्दे हैं। आपको लगता है क्या कि मिल्कीपुर में किस नारे के साथ बीजेपी जाएगी, या क्या चीज ऐसी रखेगी, या सपा के कॉन्टेक्स्ट में भी कि सपा किन मुद्दों को या किन बातों को लेकर के जाएगी कि देखिए साहब हमने ये काम किया था, या ये वहां पर अभी स्थिति क्या नजर आ रही है? अभी मैं लवलेश मिश्रा, हम वहीं के रहने वाले हैं, मिल्कीपुर के। फिर तो आप बेहतर मिल्कीपुर के ही रहने वाले हैं। वहाँ छुट्टा जानवरों की बहुत समस्या है और समस्या खेती बाड़ी की भी है। वहाँ सिंचाई के संसाधन नहीं हुआ, नहर में पानी कम आता है, पानी की समस्या है। सड़कें जो गाँव की हैं तमाम खराब पड़ी हैं, और ये जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिला है उसमें तमाम भ्रष्टाचार है। प्रधान अपने लोगों को दिलाते हैं। और क्या आप सपा के कैंडिडेट के आने से होगी या बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए स्कोप तो अगर नया कैंडिडेट देगी तो स्कोप है। अगर वही पुराने कैंडिडेट को उतारेगी तो उससे बड़ी नाराजगी है गोरखनाथ बाबा से, क्योंकि वो कुछ चुनिंदा लोगों के साथ मिलके वही वो करते थे। वो लोगों की समस्याएं नहीं सुनते थे, जाते ही नहीं थे गांव में, चुनाव के दौरान ही केवल गए। इसी कारण वो हारे हैं। क्या क्षेत्र में पिछड़ापन भी है? पिछड़ापन तो है ही। सब जिले का सबसे पिछड़ा वही इलाका है, हरिंगटिनगंज और मिल्कीपुर और ये अमानीगंज। हम अमानीगंज के रहने वाले हैं। अवस्थी जी, आप एक बात ये बताएं, हम क्या इस बात को मान सकते हैं कि क्या जो अयोध्या में विकास का मॉडल बीजेपी ने दिखाया वो सदर तक ही सीमित था, मंदिर की 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की दूरी में ही था? क्या पूरे अयोध्या को अगर विस्तृत तौर पर देखें तो वाकई में क्या उस स्तर तक पहुंच पाया वो? और मिल्कीपुर जैसा क्षेत्र जो काफी पिछड़ा माना जा रहा है, वहां के लोगों के तो मुद्दे ही एकदम अलग हैं, उसको छूने में, उसको एड्रेस करने में बीजेपी कितना कामयाब है? देखिए, पांडे जी ने अभी बताया था, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि ये चुनाव जो था यहाँ का, जो अवधेश प्रसाद जीते हैं, ये जाति समीकरण के कारण जीते हैं। और जाति समीकरण वहाँ पे अभी बताया कि विनय रावत को रामचंद्र यादव जो रुदौली से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मिल्कीपुर के ही रहने वाले हैं, मिल्कीपुर से विधायक भी रहे हैं। मिल्कीपुर सीट परसीबन में सुरक्षित हो गई है, वो 2 बार वहाँ से पहले विधायक रहे हैं, उनका गृह क्षेत्र है और वो अभी भी बराबर वहाँ पे काम भी करते रहते हैं। इसका जो मौजूदा विधायक थे, पिछले विधायक थे, वो कहते भी थे कि हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन वो कभी माने नहीं। वो अपने क्षेत्र के लोगों की मदद बराबर करते रहते हैं। तो रामचंद्र का वहाँ प्रभाव है, अपनी बिरादरी पे, खासतौर से यादव बिरादरी पे है। तो अगर रामचंद्र का ये कैंडिडेट जो पांडे जी ने बताया, विनय रावत, चुनाव लड़ता है, तो वहाँ पर फिर भारतीय जनता पार्टी को आप प्लस मान सकते हैं। और जो मुद्दे की बात है, राम मंदिर का मुद्दा ऐसा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा बहुत लोगों की आस्था का केंद्र है और प्रभावित उससे पूरा क्षेत्र हुआ है, पूरा इलाका हुआ है। केवल फैजाबाद संसदीय क्षेत्र ही नहीं, बस्ती, गोंडा, जो भी सीमावर्ती जिले हैं वो भी प्रभावित हुए। एक कंप्लेंट वहां आती है कि आप कहते हैं कि दुकानें खुल रही हैं, वहां पे नए रोजगार आ रहे हैं, लेकिन हमसे मिल्कीपुर के लोगों ने कहा कि वहां अयोध्या का आदमी या तो प्लेटें साफ कर रहा है, या तो टेबल लगा रहा है, या फिर वो पोंछा मार रहा है। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, आंशिक रूप से सही है। भाई, आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी, आप जितना पढ़े लिखे होंगे, आपका जो जिसको कहते हैं कि लेबर 2 तरीके के होते हैं, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड। अगर आप स्किल्ड हैं तो जो स्किल वाले काम है वो भी मिल रहे हैं। अगर बड़े होटल 150 कमरे के होटल बन रहे हैं तो वहाँ पे मैनेजर्स नहीं चाहिए क्या? मैनेजर भी चाहिए हैं, तमाम और काम है वहाँ पे, स्टोर है, ये है, वो है। और ऐसे ही और भी चीज़ें हो रही हैं। तो STP प्लांट लग रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, विकास के उसमें तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन रोजगार तो आपको अपनी योग्यता के अनुसार ही मिलेगा। दुकानें मिली हैं अयोध्या के लोगों को, प्रायोरिटी पे दी जा रही हैं? दुकानें दी जा रही हैं, लेकिन वही बात है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। इन्होंने दुकानें कहा देंगे, लेकिन इतनी महंगी कर दी कि वो लोग, उनको जिन्होंने मिली भी, आवंटित भी, वो पैसे नहीं जमा कर पाए। अब बाद में जब चुनाव हार गए तब इन्होंने उनकी 30% कीमत कम की, फिर कहा कि हम इसे 25 साल 30 साल की किस्तों पे आपको देंगे। ये काम चुनाव के पहले हुआ होता तो शायद भाजपा को इस तरीके से पराजय का सामना ना करना पड़ता। मिली दुकानें, लेकिन बाद में थी, चुनाव के बाद। विनय रावत मिल्कीपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। रामचंद्र यादव ने ही उनको ब्लॉक प्रमुख बनवाया था, तो उन्हीं के ही
हमारे सहयोगी बनबीर भी हमारे साथ में मौजूद है, अयोध्या में पूरे कवरेज करते हैं, आपने इनको भी हमारे साथ लगातार देखा है। बनबीर, आप तो चूंकि आप पिछले चुनाव में भी आपने देखा, 22 में भी देखा, और इस बार का चुनाव आपको कैसे अलग लग रहा है? एक रेगुलर चुनाव के मुकाबले मिल्कीपुर आज की तारीख में कहां पर है इस चुनाव? देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उपचुनाव की चर्चा आखिर इतनी क्यों हो रही है। तो लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, इतनी सीटें मुलायम सिंह के जमाने में भी नहीं आई थी। तो समाजवादी पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने जो टेम्पो यहाँ पे सेट कर रखा है, ये उपचुनाव में अगर वो चाहती है कि इसी तरह का टेम्पो बरकरार रहे, अगर उपचुनाव में सीटें कम आती हैं तो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का टेम्पो नीचे, ग्राफ नीचे गिरेगा और भाजपा का उभार फिर से एक बार होगा। तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इसको रोकना चाहता है और भाजपा चाहती नहीं। हमको एक बार फिर से ये बताना है कि नहीं, वो चीज़ें बीत गई, जो फार्मूला इनका था वो खत्म हो गया, अब नया फार्मूला है। इसके लिए उपचुनाव महत्वपूर्ण है। और मिल्कीपुर इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए है कि अयोध्या की सीट की चर्चा जब हारी भाजपा, तो यहाँ देश से लेकर विदेश तक चर्चा हो गई और बताया गया कि इससे मोदी तक का ग्राफ गिर रहा है। लेकिन अब भाजपा ये बताना चाहती है कि देखिए, अयोध्या तो हम जीते थे पहले भी, अब ये मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है जहां अवधेश प्रसाद खुद जो उनकी सीट थी, अब उनका बेटा यहां से चुनाव लड़ रहा है। अगर यहां पे समाजवादी पार्टी हार जाती है तो बिल्कुल वही कंडीशन होगी समाजवादी पार्टी के लिए, भाजपा अयोध्या हार गई। तो यहाँ पे सबसे बड़ी एक चीज समझने की और है, पहला ये चुनाव होगा जिसमें बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ रही है, बिल्कुल पहली बार जा रही है, तो उसका भी आप फर्क देख रहे हैं। और दूसरा ये भी समझने की चंद्रशेखर रावण भी अपना प्रत्याशी यहाँ उतार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ उनका वो आके कैंपेन करके गए हैं। तो और ये जो सीट है यहाँ पे, जितने यहाँ पे दलित बिरादरी के वोट हैं, लगभग उतने की समकक्ष ब्राह्मण बिरादरी के वोट है। दलितों का बिखराव किसे फायदा कर रहा है? दलितों का ये बिखराव सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को करता दिखेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हो, चंद्रशेखर रावण हो, या भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा खुद वो दलित होगा, और इसी तरह से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी होगा ही। तो ये सारे के सारे बिरादरी के होंगे दलित, तो सभी उस चंग को काट रहे होंगे जो वोट अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति तो बहुत कमी है यहाँ पे, तो उनका ही वोट काट रहे होंगे। अच्छा, अवधेश प्रसाद का प्रभुत्व कितना है? क्या वो ठीक है विधायक रहे हैं, अब सांसद बन गए हैं, या वाकई में उनका होल्ड है वहां ग्राउंड पे? देखिए, बिल्कुल होल्ड है। और कहा जाए तो सबसे पहले तो चुनाव लड़ा करते थे सोहर विधानसभा से, वो खत्म हो गई, फिर वो बीकापुर उनका क्षेत्र रहा। सबसे ज्यादा बीकापुर विधानसभा में ही उनकी बड़ी मार्जिन रही है। ये जो लोकसभा चुनाव की है, सबसे बड़ा थोक का वोट उनको बीकापुर विधानसभा से मिला है। इसके बाद और बीकापुर विधानसभा वो है जहां वो रहते खुद हैं, उनका अपना क्षेत्र है। वहां से जिस मिल्कीपुर से है, मिल्कीपुर से भी बहुत ज्यादा उनको, जहां से वो विधायक थे वहां से भी उनको उतने परसेंटेज में वोट नहीं मिले थे। लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे 10-12 हजार वोट से उनकी लीड है। वो 10-12 हजार की लीड इसलिए भी है कि वो फार्मूला चल गया था कि वो आरक्षण जा रहा है, तो एक संकेत वो भी था। तो जो वोट, जो 10-12 हजार का वोट था, वो वहीं कट रहा है जहां पर वो इतने 4-5 एक ही बिरादरी के लोग टिकट कर। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज महत्वपूर्ण अब यहाँ हो जाएगी। अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के अगले प्रत्याशी होंगे, ये लगभग तय है। एक संकेत मिल्कीपुर में ये भी जा रहा है कि आपको जिता दिया, अब आपके बेटे को कोई और नहीं है पार्टी में, कोई और नेता नहीं है बिरादरी नुकसान कर सकता है जिसको वोट दिया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही प्रत्याशी का चयन किया तो मुझे लगता है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये तमाम पैनल भी यहाँ पर मानता है। लेकिन चलते चलते एक आध और आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ठीक है, मुख्यमंत्री तो वहीं मुद्दों पे काम कर रहे हैं, बीजेपी को इस सीट को जीतने के लिए किन चीजों पर सीधे हिट करने की? हाँ, ये बड़ा कठिन, मेरे लिहाज से बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ और अयोध्या संयुक्त फैजाबाद लोकसभा सीट पर, तो वो जो भाजपा के हक में परिणाम नहीं आया, तो लगा कि भाजपा के एजेंडे की ये पराजय है और अपने एजेंडे को दोबारा पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए वो क्या करते हैं, पहेली की तरह है। और मिल्कीपुर में वो किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। और वहाँ वो वही जाति समीकरण, वही जो गंवी सियासत होती है वही करना होगा। तो और ऐसे में ये भी कहना बड़ा हमको लगता है जल्दबाजी होगी और भाजपा को थोड़ी सुविधा देनी हो जाएगी कि जो लोकसभा चुनाव में भाजपा की पराजय थी, वो अगर वो मिल्कीपुर जीत लेंगे तो उससे उसकी भरपाई हो जाएगी, किंचित भरपाई होगी, लेकिन ठीक ठाक भरपाई नहीं होगी, क्योंकि उपचुनाव में तो प्रायः सत्ताधारी दल किसी एन के प्रकरण जीत ही लेता है। तो इसलिए ये तो नहीं तय होगा। और दूसरे वो क्या रणनीति अपनाते हैं भविष्य के गर्भ में है। आप बताइए, मुख्यमंत्री का आना बहुत ज्यादा फर्क डालेगा या नहीं? अभी भी लड़ाई बहुत मजबूत है। देखिए, हमको तो लगता है कि एक चीज मैं कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि मंदिर मुद्दे की हार हुई है। मैं जरा इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ।
यहाँ देश भर के लोग आए, वहां घर वापस गए, उन्होंने वोट डाला, 244 सीट उनको मिली। हाँ, ये नहीं फैला तो कहीं और उसको लगता है कि नैतिक नहीं, ये रणनीतिक हार है अयोध्या लोकसभा की। और अगर उन बीजेपी की रणनीति ठीक ठाक रही, जैसे पिछड़े बैकवर्ड दबे कुछ लोगों को सबको साथ, सबका प्रतिनिधित्व देके अगर साथ लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीत होगी। और दूसरी बात है कि प्रशासनिक जो हंटरबाजी है, अभी भी हमको लगता है आवाज कानों तक नहीं जा रही है। मुख्यमंत्री आते हैं तो 2 घंटे पहले अतिक्रमण हटता है, ये क्या है? ये सिर्फ दिखाने का है। तो मुझको तो लगता है कि बीजेपी थोड़े थोड़े कमी को ठीक करेगी तो जीतेगी सीट। इतना आसान नहीं होगा? आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए मिल्कीपुर की हम बात करें तो मिल्कीपुर में जैसे जातीय समीकरण हावी है, वहाँ पे रामचंद्र जी अपने प्रत्याशी को लेकर थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एक सेन परिवार भी है जिसको सपा अभी कुछ दिन से हमने देखा उसको नज़रअंदाज करके बैठी है। स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी थे, यहाँ से सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, उनके परिवार को अगर नज़रअंदाज करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, क्योंकि ये परिवार वहाँ का बहुत प्रभावी परिवार है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि सपा के लिए पूरा एक वॉकओवर है, उनको कठिनाई का सामना उनको भी करना पड़ेगा। आपको सर क्या लगता है आखिरी शब्दों में? कि योगी जी का 7 साल का पीरियड हो गया, ठीक। अब तो विकास, वहाँ कोई मंदिर और ये सब एजेंडा नहीं होगा, वहाँ विकास कार्य ही मुद्दा होगा। अवधेश जी 5 साल विधायक रह चुके, 2 साल इस बार हो गए। उन्होंने अपने समय में विधायकी के पहले कार्यकाल में अखिलेश जी के मुख्यमंत्री में कॉलेज, आश्रम पद्धति विद्यालय, 100 सैया, 50 सैया, तमाम विकास कार्य कराए हैं। आज मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो भाजपा को ये बताना होगा अब हम क्या किए 7 साल में। हाँ, तो ये बड़ा मुद्दा वहाँ बनेगा, स्थानीय विकास का बड़ा मुद्दा बनेगा। अवस्थी जी, क्लोजिंग कमेंट क्या लगता है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने खुद कमान संभाली है, वहाँ पूरी ताकत झोंकेगी और प्रत्याशी की स्थिति भी लगभग स्पष्ट हो गई है। रामचंद्र यादव को अगर कमान सौंपी जाएगी तो रामचंद्र यादव कुछ यादव वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलाने की हैसियत में। सेन परिवार नाराज बैठा है समाजवादी पार्टी से, अखिलेश जी ने उनकी उपेक्षा की है, अवधेश प्रसाद ने उनकी उपेक्षा की है, उससे वो बहुत नाराज बैठे हुए हैं। तो वो भी चाहेंगे कि यहाँ अवधेश प्रसाद की हार हो जाए। तो सेन परिवार की मदद, उधर रामचंद्र का प्रभार, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्लस होगा और ये समाजवादी पार्टी की हार का कारण बन सकता है। सियासी समीकरण जो है वो मिल्कीपुर के बनना शुरू हो चुके हैं और इनको साधना ही अब बीजेपी और सपा के आगे सबसे बड़ी चुनौती है। मिल्कीपुर की सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल है तो वह इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जीत के फॉर्मूले को बनाए रखने की भी एक परीक्षा होगी। लेकिन इन सबके बीच में मुख्यमंत्री की अयोध्या में मौजूदगी, यहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा, पदाधिकारियों से मिल्कीपुर की सीट को लेकर की मुलाकात, ये साफ तौर पर दिखाती है कि ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है, जिसकी तैयारी पूरी तरीके से अब अयोध्या के इस मिल्कीपुर की रणभूमि में होती नजर आती है। अयोध्या से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।